जब पति ने अपनी करोड़ों की दौलत लालची बेटों के नाम कर दी और बूढ़ी पत्नी को सिर्फ एक जंग लगा संदूक दिया, तब उस बेबस माँ ने उस संदूक से ऐसा खौफनाक राज खोला कि दौलत के नशे में चूर बेटे सड़क पर आ गए। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। दोस्तों, एक पिता का अनुभव और एक माँ की ममता, ये दोनों जब एक जीवन में रहते हैं, इंसान हर मुसीबत से बचा रहता है। लेकिन आज की पीढ़ी को लगता है कि माता पिता पुराने जमाने के हैं और उनका अनुभव अब किसी काम का नहीं है। विशेषकर जब बात दौलत की आती है तो लालच रिश्तों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि अपना ही खून पानी लगने लगता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसे दूरदर्शी पिता और बेबस पत्नी की दास्तान है जिसने साबित कर दिया कि बड़ों के द्वारा दी गई एक मामूली सी चीज भी अगर सही समय पर खोली जाए तो वह बड़े बड़ों का अहंकार खाक में मिला सकती है। दिल थाम कर सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है बिहार की राजधानी पटना से। पटना के सबसे पुराने और समृद्ध इलाकों में से एक में सेठ ब्रिज किशोर जी का एक बहुत बड़ा नाम था। ब्रिज किशोर जी का अनाज और शीतगृह कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा व्यापार था। पूरे राज्य में उनके गोदाम फैले हुए थे। उन्होंने अपना यह पूरा साम्राज्य शुरू शून्य से शुरू किया था। उनके इस संघर्ष में उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी ने हर कदम पर उनका साथ दिया था। सावित्री देवी एक बहुत ही शांत, धार्मिक और संस्कारी महिला थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की भलाई में लगा दिया था। सेठ ब्रिज किशोर जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा सौरभ। दोनों बेटों को ब्रिज किशोर जी ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और उन्हें शहर के सबसे बड़े विद्यालयों में शिक्षा दिलाई थी। बड़े होने पर विक्रम का विवाह एक बहुत ही आधुनिक और घमंडी लड़की चंचल से हुआ और सौरभ का विवाह एक अमीर घराने की लड़की रचना से कर दिया गया। ब्रिज किशोर जी को लगता था कि उनके दोनों बेटे मिलकर उनका व्यापार आगे बढ़ाएंगे और बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनेंगे। लेकिन सेठ ब्रिज किशोर जी एक बहुत ही अनुभवी और पारखी इंसान थे। व्यापार करते करते उन्होंने इंसानों को पढ़ना सीख लिया था। उम्र के ढलान पर आते आते उन्होंने यह भाप लिया था कि उनके दोनों बेटों और बहुओं को उनसे या सावित्री देवी से कोई प्रेम नहीं है। उन्हें प्रेम है तो सिर्फ सेठ जी की उस करोड़ों की दौलत और उस विशाल हवेली से। विक्रम और सौरभ अक्सर व्यापार में पिता के फैसलों का विरोध करते और चाहते कि सारा नियंत्रण उनके हाथों में आ जाए। एक रात सेठ ब्रिज किशोर जी को अचानक दिल का भयंकर दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। पूरे घर में मातम छा गया। सावित्री देवी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका सुहाग, उनका जीवन साथी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। लेकिन विक्रम और सौरभ का शोक बहुत ही दिखावटी था। उनके मन में तो यह जानने की बेताबी थी कि उनके पिता अपनी करोड़ों की संपत्ति का बंटवारा कैसे करके गए हैं। बृजकिशोर जी की 13वीं का कार्य संपन्न होते ही विक्रम ने अपने पिता के बहुत पुराने और विश्वास पात्र वकील परमानंद जी को घर पर बुला लिया। हवेली के बड़े से बैठक कक्ष में पूरा परिवार जमा था। सावित्री देवी एक कोने में सिर झुकाए बैठी रो रही थी। वकील परमानंद जी ने अपना चश्मा पहना और सेठ बृजकिशोर जी की वसीयत पढ़ना शुरू किया। वकील साहब ने भारी आवाज में पढ़ा, मैं बृजकिशोर पूरे होशो हवास में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहा हूँ। मेरे नाम पर जो अनाज का व्यापार, गोदाम और यह पुश्तैनी हवेली है, उसकी पूरी जिम्मेदारी और मालिकाना हक मैं अपने दोनों बेटों विक्रम और सौरभ को बराबर हिस्सों में सौंपता हूँ। और मेरी पत्नी सावित्री, जिसने जीवन भर मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं अपने अध्ययन कक्ष में रखा हुआ अपना पुराना लोहे का जंग लगा संदूक छोड़कर जा रहा हूँ। उस संदूक में ही मेरी पत्नी का भविष्य है। यह वसीयत सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल विक्रम और सौरभ के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। चंचल और रचना तो खुशी से एक दूसरे को देखने लगी। विक्रम ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, पिताजी ने आखिरकार साबित कर ही दिया कि औरतों को दौलत नहीं देनी चाहिए। करोड़ों का व्यापार हमारे नाम कर दिया और माँ को कबाड़ सा जंग लगा संदूक थमा दिया जिसे पिताजी हमेशा ताला लगा कर रखते थे और किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। माँ, आप उस लोहे के कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेचकर अपने लिए कुछ खरीद लीजिएगा। सौरभ ने भी व्यंग कसते हुए कहा, सही बात है भैया, पिताजी जानते थे कि माँ इतनी बड़ी संपत्ति नहीं संभाल पाएगी, इसलिए उन्हें वही पुराना लोहे का बक्सा दे दिया। सावित्री देवी के लिए संपत्ति कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनका दिल छलनी हो गया।
उन्होंने वसीयत का कोई विरोध नहीं किया। वे उठी और भारी कदमों से अपने पति के अध्ययन कक्ष में गई। वहां कोने में एक बहुत ही भारी लोहे का संदूक रखा था, जिसके किनारों पर जंग लग चुका था। सावित्री देवी के मंगलसूत्र में एक छोटी सी चाबी बंधी थी, जो बृजकिशोर जी ने उन्हें कई साल पहले दी थी। उस चाबी से वह संदूक खुलता था, लेकिन सावित्री देवी ने उसे नहीं खोला, बस उस संदूक से लिपट कर रोने लगी। वसीयत पढ़े जाने के अगले ही दिन हवेली का पूरा माहौल बदल गया। दौलत का नशा विक्रम और सौरभ के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। उन्होंने सबसे पहले सावित्री देवी को उनके मुख्य और बड़े कमरे से निकालकर हवेली के सबसे पिछले हिस्से में बने एक छोटे और सीलन भरे कमरे में भेज दिया। चंचल ने अपनी सास को ताना मारते हुए कहा, माँ जी, आपका वो जंग लगा संदूक इस नए और आधुनिक कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपने उस कबाड़ के साथ पीछे वाले कमरे में ही रहिए। अब इस घर की मालकिन मैं और रचना है। सावित्री देवी ने बिना कुछ कहे अपना थोड़ा सा सामान और वह भारी संदूक नौकरों की मदद से पीछे वाले कमरे में रखवा लिया। समय बीतता गया, बेटों और बहुओं का अत्याचार बढ़ता गया। सावित्री देवी को अब घर में बचा खुचा खाना दिया जाने लगा। नौकरों को भी आदेश दे दिया गया था कि वे सावित्री देवी का कोई काम नहीं करेंगे। विक्रम और सौरभ व्यापार का सारा पैसा अपने शौक पूरे करने, महंगी गाड़ियां खरीदने और विदेश यात्राओं पर उड़ाने लगे। एक दिन मौसम बहुत खराब था और सावित्री देवी को भयंकर बुखार आ गया। उनका शरीर तप रहा था। उन्होंने खांसते हुए अपनी बहू रचना को आवाज दी और कहा, बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो या कुछ दवा मंगवा दो। रचना ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी, हमारे पास आपके रोज रोज के नाटकों के लिए समय और पैसा नहीं है। विक्रम जी और सौरभ व्यापार के काम से बाहर गए हैं। अगर दवा चाहिए तो अपने उस जंग लगे संदूक को बेच दीजिए, कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह शब्द सावित्री देवी के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। जिस माँ ने अपनी कोख से इन बेटों को जन्म दिया था, आज वो बेटे अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ चुके थे। सावित्री देवी ने उसी रात एक कठोर निर्णय लिया। बुखार से तपते शरीर के साथ उन्होंने अपने मंगलसूत्र से वह चाबी निकाली और कांपते हाथों से उस भारी जंग लगे संदूक का ताला खोला। संदूक का ढक्कन खोलते ही सावित्री देवी हैरान रह गई। संदूक के अंदर कोई पुराने कपड़े या कबाड़ नहीं था। अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी फाइलें रखी थी और उनके ऊपर से बृजकिशोर जी के हाथ से लिखा हुआ एक पत्र रखा था। सावित्री देवी ने आंसू भरी आंखों से वह पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी जीवन संगिनी सावित्री, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद हमारे बेटे तुम्हें बहुत सताएंगे। वे दौलत के भूखे हैं, तुम्हारे नहीं। मैं उन्हें वो दौलत कभी नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाना चाहता था। मैंने वसीयत में उन्हें जो व्यापार और हवेली दी है, वह सिर्फ एक धोखा है। मेरी असली दौलत, इस हवेली के असली कागजात और हमारे पूरे साम्राज्य का असली मालिकाना हक मैंने बहुत पहले ही त्रिनेम होल्डिंग्स नाम की एक गुप्त कंपनी के नाम कर दिया था, और उस कंपनी की इकलौती मालकिन तुम हो। विक्रम और सौरभ को जो व्यापार मिला है, वह उस कंपनी के करोड़ों रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है। मैंने तुम्हें एक संदूक नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी की चाबी सौंपी है। जब तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाए तो इन कागजों को मेरे पुराने मुनीम कैलाश बाबू को दे देना, वह सब समझ जाएंगे। पत्र पढ़कर सावित्री देवी फफा कर रो पड़ी। उनके पति के मरने के बाद भी उनके सम्मान की रक्षा का पूरा प्रबंध किया था। ममता का वह कमजोर धागा अब टूट चुका था। सावित्री देवी ने अगले ही दिन एक रिक्शा बुलवाया। उन्होंने वह संदूक उसमें रखवाया और हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़कर मुनीम कैलाश बाबू के घर पहुंच गई। सावित्री देवी के घर से जाने पर विक्रम और सौरभ ने कोई परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने खुशी मनाई कि घर से एक बोझ हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ कुछ हफ्तों की मेहमान थी। एक सुबह जब विक्रम और सौरभ हवेली के बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उनके घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के कुछ अधिकारी और शहर के बहुत बड़े बड़े वकील उतरे। उनके हाथ में कुछ कानूनी सूचना पत्र, नोटिसेस थे। एक वकील ने आगे बढ़कर विक्रम के मुंह पर एक कागज मारा और कहा, विक्रम, तुम और तुम्हारे भाई का खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारे पिता ने त्रिनेम होल्डिंग्स नाम की वित्तीय संस्था से व्यापार और इस हवेली को गिरवी रखकर 60 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। वसीयत के अनुसार तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद वह सारा कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। तुमने पिछले 6 महीनों से कोई किस्त नहीं भरी है। संस्था ने तुम्हें दिवालिया घोषित कर दिया है। 60 करोड़ का नाम सुनते ही विक्रम और सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सौरभ ने हकलाते हुए कहा, 60 करोड़? लेकिन हमारे पास तो नगद पैसा है ही नहीं। हमने तो सारा पैसा व्यापार और नई गाड़ियों में लगा दिया है। वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ सड़क पर आने के लिए।
क्योंकि अगर अगले 24 घंटे में 60 करोड़ रुपए संस्था के खाते में जमा नहीं हुए तो यह हवेली, तुम्हारे सारे गोदाम और तुम्हारी सारी गाड़ियां कुर्क सीज कर ली जाएंगी और तुम दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा। विक्रम और सौरभ पसीने से तरबतर हो गए। चंचल और रचना जो घमंड से भरी रहती थी, वे भी खौफ से कांपने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह 60 करोड़ का कर्जा कहां से आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर वकील से कहा, वकील साहब, हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, हमें जेल मत भिजवाइए। हमें उस त्रिनेम होल्डिंग्स के मालिक से एक बार मिलवा दीजिए। हम उनके पैर पकड़ लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन कुछ समय मांग लेंगे। वकील ने कड़क आवाज में कहा, ठीक है, आज शाम को शहर के मुख्य कार्यालय में संस्था की मालकिन मौजूद रहेंगी, वही तुम्हारा आखिरी फैसला करेंगी। शाम के समय विक्रम, सौरभ, चंचल और रचना खौफ और घबराहट के मारे कांपते हुए उस आलीशान कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कार्यालय के एक बहुत बड़े कक्ष में एक विशाल मेज के पीछे कोई बैठा है, जिसकी कुर्सी उल्टी घूमी हुई थी। विक्रम ने रोते हुए हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, हम पर रहम कीजिए, हमारा सब कुछ लूट जाएगा, हमें बस कुछ सालों की मोहलत दे दीजिए, हम आपका 60 करोड़ रुपया पाई पाई करके चुका देंगे, हमारी हवेली नीलाम मत कीजिए। तभी वह कुर्सी धीरे से घूमी और कुर्सी पर बैठने वाले इंसान को देखकर विक्रम और सौरभ की सांसें गले में ही अटक गई। चंचल और रचना की आंखें फटी की फटी रह गई। उस शाही कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि सफेद साड़ी पहने उनकी अपनी मां सावित्री देवी बैठी थी। उनके बगल में मुनीम, कैलाश बाबू और वकील परमानंद खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, सावित्री देवी की मेज पर वही लोहे का पुराना और जंग लगा संदूक रखा था। विक्रम के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सावित्री देवी की आंखों में आज कोई ममता नहीं बल्कि एक कठोर न्यायाधीश की चमक थी। उन्होंने अपनी दमदार आवाज में कहा, मां नहीं, तुम्हारी बर्बादी का परवाना कहो विक्रम। आज मैं तुम्हारी उस कंपनी की मालकिन हूं जिसके 60 करोड़ रुपए तुमने दबा रखे हैं। सौरभ ने कांपते हुए कहा, मां, यह क्या मजाक है? पिताजी तो तुम्हें सिर्फ यह कबाड़ का बक्सा देकर गए थे। सावित्री देवी अपनी जगह से उठी। उन्होंने उस जंग लगे संदूक पर हाथ रखा और कहा, तुम लोगों ने इसे कबाड़ समझा था ना? इसी कबाड़ में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी असलियत लिख रखी थी, कर छोड़ी थी। इस संदूक में ही इस पूरी कंपनी के, इस पूरी हवेली के और उस पूरे व्यापार के असली कागजात रखे थे। तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम दौलत के नशे में अपनी मां को सड़क पर फेंक दोगे, इसलिए उन्होंने मुझे यह सबूत देकर पूरे इस साम्राज्य का गुप्त मालिक बना दिया था। चंचल और रचना यह सुनकर धड़ाम से सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, हमें माफ क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमें हवेली से मत निकालिए माँ जी। विक्रम और सौरभ भी फूट फूट कर रोने लगे। माँ, हम तुम्हारे ही खून है, अपने ही बच्चों को सड़क पर मत लाओ, हमें जेल जाने से बचा लो माँ। सावित्री देवी ने बड़ी ही घृणा से अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा, खून? खून का रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था विक्रम, जिस दिन तुमने अपनी बीमार मां को दवा की गोली तक देने से इनकार कर दिया था। जिस मां ने अपना पेट काटकर तुम्हें बड़ा किया, तुमने उसे सड़े हुए कमरे में जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तुम्हारे पिता ने मुझे यह संदूक न दिया होता तो तुम तो मुझे कब का मार चुके होते। सावित्री देवी ने वकील परमानंद की तरफ देखा और कहा, वकील साहब, इन लोगों से हवेली की चाबियां और व्यापार के सारे कागजात छीन लीजिए। मैं इनका कर्जा माफ करके इन्हें जेल जाने से तो बचा रही हूं, लेकिन आज के बाद इस संपत्ति पर इनका कोई हक नहीं है। इन्हें धक्के मारकर मेरे कार्यालय से बाहर निकालिए। विक्रम और सौरभ चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें और उनकी घमंडी पत्नियों को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए कार्यालय से बाहर फेंक दिया। कुछ ही घंटों में सावित्री देवी के आदेश पर उस विशाल हवेली से उनका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। कल तक जो बेटे अपनी करोड़ों की दौलत का घमंड करते थे और अपनी मां का मजाक उड़ाते थे, आज वे उसी मां के एक फैसले से पूरी तरह कंगाल होकर सड़क पर आ चुके थे। उनके पास सिर्फ छुपाने के लिए एक छत तक नहीं बची थी। सावित्री देवी ने उस हवेली को एक विशाल अनाथालय और वृद्धाश्रम में बदल दिया। वहां बेसहारा लोगों को सम्मान से रखा जाने लगा और वे खुद शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, माता पिता का तजुर्बा और उनका आशीर्वाद कभी कभार नहीं होता। जो बच्चे दौलत के नशे में अपने माता पिता को कमजोर और बेबस समझने की भूल करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने उन्हें माता पिता का दर्जा दिया है, वही ईश्वर समय आने पर उनके उसी अहंकार को उनके ही पैरों तले को चलवा भी देता है। कैसी लगी आपको आज की यह दिल दहला देने वाली और सच्ची कहानी? क्या सावित्री देवी का यह फैसला सही था? मुझे अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।